नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। दोस्तों, ईआईए नोटिफिकेशन 2006 और एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस समझने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये 2006 वाला नोटिफिकेशन किस किस को ज़रूरी है समझने के लिए। ठीक है, तो पहला जो अगर मैं डिस्कशन करूँ तो क्या है, स्टार्टअप फाउंडर और एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरी होता है कि ईआईए नोटिफिकेशन 2006 को समझ लें, क्योंकि उसको आगे जाकर के ईसी कंप्लायंस लेना हो सकता है। ठीक है, तो कौन है? पहला स्टार्टअप फाउंडर और एंटरप्रेन्योर। सेकंड में बिजनेस ओनर, जितने भी बिजनेस ओनर है उनके लिए भी जरूरत होता है। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के फील्ड में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि यह नोटिफिकेशन 2006 होता क्या है। ठीक है, फोर्थ नंबर में आता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कंसल्टेंट और कंप्लायंस प्रोफेशनल। एंड फिफ्थ है कॉमन सिटीजन। राइट, तो अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है या एंटरप्रेन्योर है और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगेगा या नहीं। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं जो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट या एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस डायरेक्टली आप पर अप्लाई होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं एनवायरमेंटल लॉ या सस्टेनेबिलिटी फील्ड में, तो ये नोटिफिकेशन आपके करियर का फाउंडेशन है। अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर, कंसल्टेंट या कंप्लायंस प्रोफेशनल हैं, तो प्रोजेक्ट्स को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए ये रूल समझना बहुत जरूरी है। और एक कॉमन सिटीजन के लिए भी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नए प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए कैसे असेस होते हैं और पब्लिक कंसल्टेशन में आपके राइट्स क्या हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ईआईए नोटिफिकेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और आम जनता सबको डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और इसी वजह से हम इस पूरी सीरीज में इस नोटिफिकेशन को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाएंगे, ताकि आप चाहे स्टूडेंट हो या स्टार्टअप ओनर हो, आप क्लियरली समझ सको कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस कैसे काम करता है। अगर इन पांचों कैटेगरीज में किसी में भी अगर आप फॉल करते हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा। दोस्तों, आज हम अपनी ईआईए नोटिफिकेशन 2006 सीरीज का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 क्या था हमारा? बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स। बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईआईए नोटिफिकेशन 2006 एंड अमेंडमेंट टिल मार्च 2025। ये पार्ट आपको इस नोटिफिकेशन की फाउंडेशन समझाता है, इसका हिस्ट्री, लीगल वेज, ऑब्जेक्टिव्स और कौन कौन सी अथॉरिटीज इसमें रोल प्ले करती है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। अगर हिंदी में हम इसके बारे में बात करें तो क्या है? पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट मतलब प्रपोज प्रोजेक्ट मीन्स कोई नई आने वाली प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के शुरू होने से पहले उसके एनवायरमेंट पर होने वाले संभावित प्रभाव का अंदाजा लगाते हैं। इसका मेन मकसद है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच बैलेंस बना रहे। दोस्तों, ईआईए नोटिफिकेशन 2006 जो है उसका पब्लिश डेट क्या था? 14 सितंबर 2006। ठीक है, टिल मार्च 2025 हाउ मेनी अमेंडमेंट्स इज देयर? 145 नंबर्स ऑफ अमेंडमेंट्स। आप समझ सकते हो, पहला नोटिफिकेशन 2006 14 सितंबर को आया, लेकिन मार्च 2025 तक 145 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या लगता है कि 2006 में जो अमेंडमेंट हो, जो 2006 में जो फ्रेश नोटिफिकेशन आया होगा, उसके बाद इतने सारे अमेंडमेंट आया तो एक ग्रंथ बन चुका होगा। लेकिन ग्रंथ नहीं बना है, वो सिर्फ इतना ही पेज का बना है। देखिए, इतना ही पेज का बना है। ये क्यों बना है? ये इसलिए बना है, इंसर्टेड, सब्स्टिट्यूटेड, ओमिटेड, अमेंडेड, ये 4 वर्ड के वजह से ये ग्रंथ के जगह इतना पतला ही रहा है अभी तक। 145 अमेंडमेंट आने के बावजूद ये जो है ईआईए नोटिफिकेशन 2006 सिर्फ और सिर्फ 82 पेजेस के रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये वर्ड मैं आपको समझाऊंगा इसके वजह से क्यों ये पतला रह गया। ठीक है, चलिए समझते हैं। इंसर्टेड मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें डाला गया,
जब नए नोटिफिकेशन में कोई नया क्लॉज, सब रूल या पॉइंट ऐड किया जाता है जो पहले था ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इंसर्टेड। सब्स्टिट्यूटेड मतलब बदल दिया गया। जब पुराना टेक्स्ट को पूरा का पूरा रिप्लेस करके एक नया टेक्स्ट दिया जाता है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड। ओमिटेड मतलब हटा दिया गया। जब कोई पुराना क्लॉज, रूल या एंट्री को डिलीट कर दिया जाता है बिना किसी रिप्लेसमेंट के, उसको क्या बोलेंगे? ओमिटेड। अमेंडेड मतलब संशोधित किया गया। जब किसी रूल या क्लॉज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, वर्डिंग चेंज, लिमिट बढ़ाना या घटाना या क्लैरिफिकेशन देना, उसको क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट। दोस्तों पेज 1 में ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसका जो पेज 1 है, उस पेज 1 में बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, लीगल बेसिस और ऑब्जेक्टिव्स, इसका ऑब्जेक्टिव्स है। ये ईआई नोटिफिकेशन 2006 टिल मार्च 2025 वाला जो अमेंडमेंट है, इसमें बैकग्राउंड, लीगल बेसिस और ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बैकग्राउंड था? सबसे पहले ईआई नोटिफिकेशन का एक लंबा हिस्ट्री है। पहली बार 1994 में ईआई नोटिफिकेशन लाई गई थी, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंपलसरी बनाया गया था। लेकिन इसमें कई गैप्स और एम्बिग्युइटीज थी, इसलिए मिनिस्ट्री ने 15 सितंबर 2005 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया और पब्लिक से ऑब्जेक्शन और सजेशन मांगे। उस ड्राफ्ट पर जो फीडबैक आया उससे कंसीडर करके फाइनली 14 सितंबर 2006 को नया नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया। इस नई नोटिफिकेशन ने पुरानी 1994 वाली नोटिफिकेशन को सुपरसीड कर दिया। ठीक है, अब ये था बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन। अब लीगल बेसिस इसका क्या था? ईआईए नोटिफिकेशन 2006 कोई इंडिपेंडेंट कानून नहीं है। ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। गवर्नमेंट को इस एक्ट के सेक्शन 3(1) और सेक्शन 3(2)(b) और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के रूल्स 5(3)(d) के तहत पावर्स मिली है कि वो नए प्रोजेक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन लगा सके और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मैंडेटरी प्रोसीजर डिफाइन कर सके। ठीक है, अब ये हो गया लीगल बेसिस। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? इस नोटिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हर नया प्रोजेक्ट या एक्टिविटी और हर एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन का काम सिर्फ तब स्टार्ट हो जब उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स का असेसमेंट हो जाए और कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाए। ये प्रोसेस डायरेक्टली नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 के ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक्ड है, जो यूनियन कैबिनेट ने मई 2006 में अप्रूव किया था। मतलब डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच बैलेंस बनाए रखना ही इसका मकसद है। ठीक है, ये है हमारा पेज 1 का पूरा समरी। आप जो है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जो ईआई नोटिफिकेशन 2006 अगर आप पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2006 को लेके मत बैठिएगा। मार्च 25 तक का जो कंपाइल पीडीएफ है उसको लेके बैठिएगा, तो ये जो पेज 1 वाला समरी है आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये अब हम समझेंगे एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप। ठीक है, क्या समझेंगे? एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप। ये नोटिफिकेशन 2006 और इसका अमेंडमेंट अप्लाई होता है उन सब प्रोजेक्ट्स पर जो इसके शेड्यूल में लिस्टेड है। मतलब माइनिंग, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, केमिकल प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, सबको इसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के शुरू नहीं हो सकता, चाहे वो लैंड प्रिपरेशन ही क्यों ना हो। लेकिन लैंड सिक्योर करना एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आप ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है। अब हम चलेंगे ऑथोरिटीज की तरफ। क्या है ऑथोरिटीज की तरफ? ऑथोरिटीज क्या लिखा है मैंने? SEIAA। ठीक है, ऑथोरिटीज मतलब जो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट करके देगी। ठीक है, तो कौन ग्रांट करेगी? ये एक ऑथोरिटी है, इसका नाम क्या है? SEIAA, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे देखो, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्टेट लेवल पे ग्रांट, स्टेट लेवल पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ऑथराइज करेगा। समझ गए? इसके नाम से पता चल रहा है। तो स्टेट लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट, स्टेट लेवल पे, ये सब आगे समझेंगे हम। एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जब कैसे लेते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस, जो प्रोसेस हम लोग समझेंगे तब समझेंगे डिटेल में। लेकिन आप खाली इतना ध्यान रखो, स्टेट लेवल पे जो ईसी मिलता है उसको कौन ग्रांट करती है? SEIAA। चलिए इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट क्लियरेंस 2 लेवल पर दी जाती है, जैसे कि आपको मैंने बताया, सेंट्रल और स्टेट लेवल।
स्टेट लेवल पर काम करता है SEIAA। सिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन, एक मेंबर सेक्रेटरी और एक एक्सपर्ट मेंबर। चेयरमैन और मेंबर एक स्पेसिफाइड फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेंबर सेक्रेटरी एक सर्विंग ऑफिसर होता है जो एनवायरमेंटल लॉ से फैमिलियर हो। इनका टेन्योर 3 साल का होता है। कितने साल का? 3 साल का। और डिसीजंस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल लिए जाते हैं। ये जितने भी आपको सब मैंने बताया ये पेज नंबर 2 और 3 में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक अथॉरिटीज में आपको मैं बताऊंगा, ये है DEIAA। क्या है? DR। क्या बोलते हैं? सिया और ये DR। मैंने जैसे आपको बताया था, इसी जो है ग्रांट करने का अथॉरिटी स्टेट लेवल पे सिया को होता है, सेंट्रल लेवल पे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, तो उसको उस लेवल पे अगर इसी ग्रांट करना हुआ तो कौन ग्रांट करेगा? DEIAA, डिस्ट्रिक्ट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, ठीक है। 2016 के अमेंडमेंट के बाद, ये 2016 के अमेंडमेंट मतलब समझ रहे हो, ये मैं अभी 2000 टिल मार्च 2025 तक का बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली 2006 का बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो 2016 के अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी DRV बनाई गई थी, जो छोटे माइनिंग प्रोजेक्ट्स, माइनर मिनरल लेस देन और इक्वल टू 5 हेक्टर का क्लियरेंस देती थी। DIA का हेड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है और उसके साथ 3 और मेंबर्स होते हैं, SDM एज मेंबर सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट DFO और एक एक्सपर्ट मेंबर। इसके साथ एक DEAC डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी भी होता है जिसमें 11 मेंबर्स होते हैं। ये सिस्टम लेटर ऑन NGT के केसेस के वजह से सस्पेंड भी हुआ था, लेकिन ओरिजिनली नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड था, ठीक है। ये जितना भी मैंने DIA के रिलेटेड बताया आपको जो है पेज नंबर 3 और 4 में मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 3 और 4 में मिलेगा DIA के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ऑथोरिटीज कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये क्या है, कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? कैटेगरी A और कैटेगरी B, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है आप लोग समझिए, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नए प्रोजेक्ट्स या प्रपोज प्रोजेक्ट आते हैं, वो जब मैं पूरा डिटेल में EC क्लियरेंस का प्रोसेस, EC क्लियरेंस कैसे लेके आते हैं वो प्रोसेस समझाऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा पर्टिकुलर कौन सा प्रोजेक्ट A कैटेगरी में आता है, कौन सा प्रोजेक्ट B कैटेगरी में आता है। अब सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कोई भी XYZ प्रोजेक्ट हो, अगर वो कैटेगरी A में फॉल हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, कोई भी XY, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपको एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है, मेरे को लगता है, क्योंकि एग्जांपल नहीं दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। देखिए, एक सीधी सी बात, रिफाइनरी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो पेस्टिसाइड्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स, ऑल प्रोजेक्ट्स आर फॉल अंडर द कैटेगरी A। उसका कैटेगरी B में कोई लेना देना नहीं है। ये किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, गवर्नमेंट ने इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है, चलिए समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका एनवायरनमेंट को एक बल्क लेवल, मतलब ह्यूज लेवल पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसने क्या किया, अगर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो उसने जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने का अथॉरिटी अपने पास रखा, अपने पास मतलब सेंट्रल लेवल पे रखा, तो वो कैटेगरी A वाला प्रोजेक्ट हो गया। कैटेगरी B मतलब उससे लगा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट या एक्टिविटी ऐसी है कि जो एनवायरमेंट को कैटेगरी A से थोड़ा सा कम इम्पैक्ट कर रहा हो, तो उसको कैटेगरी B में डाला गया। अब जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे किसका, टेबल, एक टेबल है नीचे, आप ये नोटिफिकेशन 2006 का जो पूरा प्रॉपर आप पढ़ोगे ना, नीचे जाओगे तो टेबल है, उसमें सब क्लासिफाई किया है, ए में कौन सा प्रोजेक्ट जाएगा, B में कौन सा प्रोजेक्ट जाएगा। तो जो कैटेगरी B वाला प्रोजेक्ट है वो थोड़ा इससे इम्पैक्ट कम करता है एनवायरमेंट को, इसीलिए इसका जो EC ग्रांट करने का अथॉरिटी सिया को दिया गया है, ठीक है।
इन हालांकि MOFCC और SEIAA ये दोनों जो अथॉरिटी है दोनों सेम है, सिर्फ इतना ही फर्क है, MOFCC सेंट्रल में वर्क करता है, SEIAA स्टेट पे वर्क करता है। MOFCC का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और SEIAA का स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इतना समझ गए कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए का इसी जो ग्रांट करता है सेंट्रल लेवल पे होता है, मिनिस्ट्री ग्रांट करती है, और कैटेगरी बी का जो कैटेगरी बी वाला जो प्रोजेक्ट है उसका जो इसी ग्रांट करती है SEIAA करती है। ठीक है, तो SEIAA ये स्टेट लेवल पे होता है। अब ये ग्रांट तो करती है, ध्यान रखिए ग्रांट तो करती है, लेकिन ग्रांट करने के लिए जो मदद करता है, जो रिकमेंडेशन कमेटी है वो अलग है। कि सपोज आप अपना प्रोजेक्ट लेके गए, आपने बोला कि मेरे को एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, आप सीधा इनके पास नहीं पहुंच जाओगे कि भाई मेरे को जो है मेरा प्रोजेक्ट मेरा एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दो मेरे प्रोजेक्ट के लिए। आप सीधा इनके पास नहीं पहुंच जाओगे, आपका जो एप्लीकेशन है आप किसके पास लेके जाओगे, ये कमिटी के पास लेके जाओगे, रिकमेंडेशन कमिटी के पास जाओगे। मतलब ये आपका प्रोजेक्ट को डिटेल में स्टडी करेगा और ये रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे MOFCC को रिकमेंड कौन करेगा, EAC करेगा। मेरा एप्लीकेशन सेंट्रल लेवल पे अगर फॉल हो रहा हूं तो मैं किसके पास जाऊंगा, EAC के पास जाऊंगा कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट देख लो और मेरा एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए रिकमेंडेशन दे दो MOFCC को, ताकि वो मेरे को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देके। समझ गए? तो EAC ये क्या है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, और स्टेट लेवल पे भी सेम है, ये EAC है और स्टेट लेवल पे आगे एक एस लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। ठीक है, दोनों का काम सेम है, ये सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है, ये स्टेट लेवल पे वर्क करता है। SEAC रिकमेंड किसको करेगा, SEIAA को करेगा, स्टेट लेवल पे है इसके लिए। EAC रिकमेंड किसको करेगा, MOFCC को करेगा। ठीक है, तो EAC SEAC SEIAA MOFCC आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन इस तरीके से किया गया है। कैटेगराइजेशन हम डिटेल में समझेंगे बाद में, वापस जब डिटेल शेड्यूल टेबल जो है शेड्यूल वाली, वो जब हम समझेंगे तब हम पूरा बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट कैटेगरी में जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में जाएगा। अब इतना समझ गए। ठीक है, अब आगे जो है ये कैटेगरी बी वाला जो प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये कैटेगरी बी वाला जो प्रोजेक्ट है ये फर्दर क्लासीफाई हुआ है किसमें, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। ठीक है, ए वाला एज इट इज रहा, कैटेगरी ए भाई आगे कुछ उसका कुछ क्लासीफाई नहीं किया गया। कैटेगरी बी को कैटेगरी B1 में डाला गया और कैटेगरी B2 में भी क्लासीफाई हुआ। B1 और B2 दो क्लासीफाई किए गए। ठीक है, तो B1 जो है, आप ध्यान रखिएगा, B1 जो है, B1 प्रोजेक्ट डायरेक्ट सिया करती है। ठीक है, जो थोड़ा कंपैरेटिवली B2 प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ज़्यादा करता है, इसलिए सिया हैंडल करती है। B2 उससे थोड़ा और कम है, ऐसा समझिए। देखिए मतलब आप जैसे ए है, ये B1 है और B2 है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा ए का रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम रहेगा B1 का, थोड़ा और ज़्यादा कम रहेगा B2 का। ए वाला को करेगा MOFCC ग्रांट, B1 को करेगा SEIAA, B2 को अब समझेंगे B2 क्या होता है, B2 को करेगा DEIAA लेवल पे होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आगे में बहुत कुछ है इसमें समझाएंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए, ए B1 B2 में इतना ही डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है B1 B2 के अंदर, वो क्या है, एक जब आप इसी ले रहे होते हैं तो एक EIA रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला एक रिपोर्ट बनाएंगे आप, इसको देना पड़ेगा आपको, EAC और SEAC को देना पड़ेगा। ठीक है, जब वो रिपोर्ट बना रहे होंगे B1 के लिए अप्लीकेबल रहेगा वो रिपोर्ट, लेकिन B2 के लिए EIA रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस इतना ही डिफरेंस है B1 और B2 के अंदर। ठीक है, आगे हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा कि EIA नोटिफिकेशन 2006 क्यों आया और इसका लीगल बेस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इसके अंडर सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन अथॉरिटीज़ और कमिटीज़ बनाई गई। ठीक है, अगले पार्ट में हम डिटेल में एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस समझेंगे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और अप्रेजल का स्टेजेस में क्या क्या होता है जब हम लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने जाते हैं। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो चुका है और हम लोग यहीं समाप्त करते हैं ये वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मैं आपको ये एक मेरा अंदर से ख्वाहिश है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।